हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोडल केमिकल्स के बारे में। और ये कोई ऐसी पहली केमिकल कंपनी है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमेशा की तरह वीडियो के कंटेंट कुछ इस तरह से होने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी को करेंगे फंडामेंटली एनालाइज और आखिरी में हम बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो को एंट्री देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ। तो यहाँ पे कंपनी सबसे पहले बेसिक केमिकल्स बनाती है। वो आगे केमिकल्स यूज़ होते हैं डाई इंटरमीडिएट बनाने में, डाई इंटरमीडिएट आगे यूज़ होते हैं डाई स्टफ बनाने में, और यहाँ पे जो डाई स्टफ हैं वो आखिरी में यूज़ होते हैं एंड प्रोडक्ट बनाने में। तो यहाँ पे कंपनी जो बेसिक केमिकल्स बनाती है वो बनाती है 12 वैरायटीज़ में। उसके बाद जो डाई इंटरमीडिएट हैं, यहाँ पे शुरुआत तो कंपनी ने एक वैरायटी से की थी, बट अब कंपनी 25 से ज़्यादा वैरायटी बना रही है। इसके अलावा जो डाई स्टफ हैं वो यूज़ होते हैं प्रोडक्ट में कलर्स इम्पार्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, पेपर, तो इसमें डाई स्टफ यूज़ होता है। बट अगर यहाँ पे आप पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन को समझना चाहते हैं तो ये रही पूरी चेन। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम इन सभी डिविजन्स को रेवेन्यू के बेस पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के 40% रेवेन्यूज आते हैं डाई इंटरमीडिएट से, उसके बाद 39% रेवेन्यूज आते हैं डाई स्टफ से, उसके बाद 10% आते हैं बेसिक केमिकल से, और उसके बाद बचे हुए 10% आते हैं अदर सेगमेंट से। इसके साथ साथ अगर हम इन्हें जियोग्राफिकली देखें तो यहाँ पे 71% रेवेन्यूज आते हैं डोमेस्टिक से, और बाकी के बचे हुए 29% आते हैं एक्सपोर्ट से। अब बात करते हैं कंपनी की सब्सिडरीज के बारे में। तो यहाँ पे जो कंपनी की पहली सब्सिडरी है वो है ट्राइवन केमिकल्स, और यहाँ पे कंपनी के पास उसके 100% स्टेक्स हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे एसपीएस प्रोसेसर्स, और यहाँ पे कंपनी के पास 70% स्टेक्स हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पे है बोडल केमिकल्स ट्रेडिंग, और यहाँ पे कंपनी के पास 100% स्टेक हैं। चौथे नंबर पे है बोडल केमिकल्स चाइना ऑपरेशंस, और यहाँ पे कंपनी के पास इसके पास भी 100% स्टेक हैं। फिफ्थ नंबर पे आ जाती है यहाँ पे सेनार बोया, और यहाँ पे कंपनी के पास इसके अंदर 80% स्टेक्स हैं। और यहाँ पे 6 नंबर पे आ जाती है बोडल बांग्ला, और यहाँ पे कंपनी के पास 100% स्टेक्स हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी के पास कोई भी खास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे जो कंपनी का बिजनेस है वो बिल्कुल भी स्टेबल परफॉर्म नहीं करता। यहाँ पे ह्यूज कंपटीशन के चक्कर में यहाँ जो प्राइसिंग है वो भी यहाँ पे कंपनी को कंपटीशन के अकॉर्डिंग रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोएस्ट प्राइस पे यहाँ पे प्रोडक्ट बेचते हैं। तो यहाँ पे इन्हें भी यहाँ पे लोएस्ट प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो प्राइसिंग पावर है वो कंपनी के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे पास्ट में क्या होता था कि कंपनी अपनी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो आगे कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाती थी। उसके पीछे के रीज़न से थे, यहाँ पे जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे वो अपने जो प्रोडक्ट्स थे वो उस प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस पे बेच रहे थे, और यही रीज़न था कि यहाँ पे कंपनी ने पास में लॉसेस भी फेस किए। यहाँ पे जो एक कॉम्पिटिशन था, ये जो प्राइस वॉर थी वो स्पेशली थी चाइना कॉम्पिटिटर से। जो चाइना प्लेयर्स थे वो क्या करते थे कि इन प्रोडक्ट्स को इतने सस्ते टाइम पे बेचते थे कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो भी उससे कम आ जाती थी। बट अभी रिसेंटली क्या होता है कि चाइना गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में चेंजेस किए थे। इसकी वजह से यहाँ पे जो कंपटीशन था चाइना कंपटीटर से वो बिल्कुल ही कम हो गया था, और यही रीज़न था कि यहाँ पे जो कंपनी के बिजनेस थे वो पिछले कुछ सालों से कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट उससे पहले कि अगर हम ट्रैक को देखें, उससे पहले कि अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रही थी। बट अगर यहाँ पे चाइना गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में दोबारा चेंजेस लाती है और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो वापस आ जाता है, तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट कंपनी में काफ़ी पड़ेगा, और ये कंपनी पे काफ़ी बड़ा थ्रेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रेडिट रेटिंग्स के बारे में तो यहाँ पे क्राइसिल ने इस कंपनी को A+ रेटिंग्स दी है, मतलब कि यहाँ पे कंपनी स्टेबल परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। इससे पहले कि हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जाकर जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। चलो अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपनी की सेल्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2016 में कंपनी की सेल्स थी 909 करोड़, 2017 में थी 1234 करोड़, 2018 में थी 1142 करोड़, 2019 में थी 1423 करोड़, और यहाँ पे इस साल 2020 में 1334 करोड़ हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 5% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि पिछले 3 साल में कम हो गए 3% हो चुकी है, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में तो यहाँ पे 2016 में कंपनी के प्रॉफिट्स थे 85 करोड़, 2017 में थे 132 करोड़, 2018 में थे 122 करोड़, 2019 में थे 143 करोड़, और यहाँ पे इस साल 2020 में 87 करोड़ हो गए। तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स भी उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में
बट अगर हम बात करें कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में -1% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि यहाँ पे कम हो गए पिछले 3 साल में -13% हो चुकी है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में। तो यहाँ पे 2016 से लेकर 2019 तक जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो 17-18 के करीब चल रहे थे, मतलब कि यहाँ पे कंपनी स्टेबल परफॉर्म कर रही थी। बट यहाँ पे 2020 में जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो यहाँ पे डिक्रीज होकर 10% हो चुके हैं। इससे पहले जो स्टेबिलिटी चल रही थी उसके रीजन से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और इसका एडवांटेज यहाँ पे कंपनी को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें टैक्सेस के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने 2020 में 14% टैक्स पे किया है और यहाँ पे मुझे कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं पता कि यहाँ पे कंपनी ने इतना कम टैक्स क्यों पे किया है। अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो यहाँ पे जो कंपनी की बोरोइंग्स हैं वो है 257 करोड़, बट अगर हम यहाँ पे इन्हें रिजर्व से कंपेयर करें वो है 864 करोड़। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी अपनी बोरोइंग्स को ईजिली पे कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के रिसीवेबल डेज के बारे में, अगर आपको नहीं पता रिसीवेबल डेज का मतलब क्या होता है, इस तरह के बिजनेस में क्या होता है कि पैसा साथ के साथ नहीं मिलता। अगर आपने सामान आज सप्लाई किया है तो उसकी जो पेमेंट है वो थोड़े दिन बाद मिलती है और उन दिनों को हम रिसीवेबल डेज कहते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी के रिसीवेबल डेज हैं वो 60 to 90 डेज के बीच में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसके साथ हमने ये चीज़ भी देखी है, यहाँ पे जब लॉसेज होते हैं कंपनी को उस टाइम पे यहाँ पे जो रिसीवेबल डेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इससे हमें ये पता लग रहा है कि जिन जिन साल कंपनी बैड परफॉर्म करती है, इंडस्ट्री बैड परफॉर्म करती है, तो उन साल सिर्फ सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे उस साल यहाँ पे कस्टमर्स भी अपने पेमेंट देने में डिले कर देते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऑपरेटिंग कैश से कंपेयर करें, ऑपरेटिंग कैश मतलब वो कैश जो कंपनी का ऑपरेशन से जनरेट होती है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो जो रेशो बनती है वो बनती है 0.75%। तो यहाँ पे जो कि काफ़ी सही है। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि कंपनी की जो कैश कन्वर्जेशन साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कुछ रेशियोज के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ROE के बारे में। अगर आपको नहीं पता ROE का मतलब क्या होता है, ROE मतलब रिटर्न्स ऑन इक्विटी। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर, उनके इन्वेस्टमेंट्स पर कितने रिटर्न्स लेकर आ रही है, इसे हम कह देते हैं ROE। तो यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 साल का ROE है 28%, जो कि यहाँ पे पिछले 3 साल में 18% हो चुका है, जो कि स्टिल अट्रैक्टिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें ROC के बारे में, ROC मतलब रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया है उसमें हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं ROC। तो यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 साल का ROC है 29%, जो कि यहाँ पे कम हो गया पिछले 3 साल में 20% हो चुका है, जो स्टिल काफ़ी अट्रैक्टिव है। चलो अब बात कर लेते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो कंपनी के चेयरमैन एंड MD हैं वो है मिस्टर सुरेश जे पाटिल। और यहाँ पे इन्होंने आगे भी अपने जो बेटे हैं उन्हें दोनों बेटों को यहाँ पे एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 58%, जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। बट यहाँ पे जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस इंडस्ट्री में बिजनेस करना काफ़ी चैलेंजिंग है और ये बात कंपनी की मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छे से रिकॉग्नाइज कर ली थी। इसलिए यहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए। यहाँ पे कंपनी ने कभी एग्रो में डाइवर्सिफाई किया, कभी TCCA में, लापसा में, बट वहाँ से कंपनी को ज़्यादा अट्रैक्टिव रिजल्ट्स नहीं आए। बट स्टिल यहाँ पे कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है, यहाँ पे कंपनी काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि कंपनी और भी चीज़ों पर फोकस कर सके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलो फाइनली बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में। क्या यहाँ पे कंपनी हमें सस्ते प्राइस पे मिल रही है या फिर महंगे प्राइस पे मिल रही है? तो यहाँ पे जो कंपनी की वैल्यूएशंस हैं वो ना तो सस्ती है ना ही महंगी हैं। यहाँ पे कंपनी में फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और ये जो कंपनी है ये अभी मेरे पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी नहीं है। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।